नमस्कार, मैं सूर्यांश यादव न्यूज़ 6 नेटवर्क पर आपका स्वागत कर रहा हूं। और हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है कि जो देश की नई जनरेशन है, जो देश की नव पीढ़ी है, उसे हम कुछ सकारात्मक दे सकें, कुछ पॉजिटिव दे सकें, कुछ ऐसा दे सकें कि उसे विश्वास हो कि अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं या मैं भी कर सकती हूं। आज हमारे साथ एक ऐसे भाई हैं जिन्होंने अभी 2018 का जो CHSL का फाइनल रिजल्ट घोषित हुआ है, उसमें जो है मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस में अपना स्थान बनाया है। आदित्य ठाकुर हैं, ये नवादा सरधना से हैं और हमारे साथ हैं। सबसे पहले आदित्य साहब, ठाकुर साहब, स्वागत है न्यूज़ 6 नेटवर्क पर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी। मेरा पहला और सीधा सवाल आपसे ये है कि आप एक गांव की पृष्ठभूमि से आते हैं और SSC के लिए आपने तैयारी की है, जहां तक मुझे जानकारी है। तो क्यों चूज किया आपने SSC, और SSC ही क्यों? SSC का ऐसा है जी, मैंने पहले स्टार्ट किया था, मतलब मेरी जो ग्रेजुएशन है वो BSc में है, DU से फिजिक्स ऑनर्स से। लेकिन जब मैं तैयारी कर रहा था तो वहाँ पे मेरे कुछ साथ के लड़के थे जो कोचिंग कर रहे थे SSC के लिए, तो मैं एक बार चला गया था उनके साथ ऐसे ही डेमो के लिए। वहाँ पे जब मैं गया तो फर्स्ट हमारी जो डेमो क्लास थी उसमें ही जो हमारे टीचर थे वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर थे सिलेक्टेड। अच्छा। उनका जब मैंने देखा पढ़ाने का स्टाइल और उनकी लाइफ स्टाइल जैसे दिखी मुझे, उन्होंने बताया अपने बारे में, फर्स्ट क्लास में ओरिएंटेशन रहता है ना, तो उन्होंने जैसे गाइड किया कि ऐसा होता है, इसमें ये फ़ायदे हैं, ये नुकसान है, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और दूसरी बात इसमें यह है कि मेरे को इसका सिलेबस काफ़ी एकदम यूनिक सा लगता है कि इसमें सब चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेरी मतलब पकड़ के अंदर हैं। इसका सिलेबस काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। आपको लग रहा है कि जो सिलेबस है वो आपका बेस्ट पार्ट है, आपका मजबूत पार्ट है। आपने कहा कि आप किसी से इंस्पायर हुए, आप थोड़ा उनके बारे में बताइए। उनका नाम है लव गुप्ता सर, और वो पैरामाउंट कोचिंग में टीचर हैं और उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 6 हासिल की थी अपने CGL 2015 में। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि आपका जो वास्तविक बैकग्राउंड है उसके बारे में, अपने परिवार के बारे में और थोड़ा सा अपनी शुरुआती पढ़ाई के बारे में। जी, मेरा जो मूल गांव है वो नवादा है, सरधना के पास पड़ता है। और मेरे पापा जी जो हैं वो प्रिंसिपल हैं स्कूल में, RSS का स्कूल है सरस्वती शिशु मंदिर, तो उसमें पढ़ाते हैं वो। और मेरी मम्मी गृहिणी हैं। तो बेसिकली फार्मर बैकग्राउंड से आप जो हैं आते हैं। अब आप बताइए, आपने कहा कि मैं BSc के लिए दिल्ली गया हूं, अगर मैं सही समझ पा रहा हूं, तो आपने जो अपनी ग्रेजुएशन किया है वो DU से किया है? हाँ जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया। अच्छा, तो DU से किया है गांव से निकलकर। इसके पीछे कोई विशेष कारण था? उत्तर प्रदेश में तो बतेरी यूनिवर्सिटी है भाई। सर यूनिवर्सिटी तो बहुत सारी हैं, लेकिन मार्क्स 12th में थोड़े अच्छे थे मेरे। PCM की परसेंटेज देखते हैं DU वाले, तो उसमें 90% थी मेरी। तो लोगों ने सजेस्ट किया कि अगर अच्छे मार्क्स हैं तो फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी बेस्ट रहेगी आपके लिए। तो आपका शुरू से टारगेट ये था कि BSc के बाद आप SSC के लिए जाने वाले हैं, या फिर आप सोच रहे थे कि मुझे MSc के लिए जाना है? कुछ क्या रोड मैप क्या था उस समय आपके? टारगेट तो जी मेरा था MSc का ही पहले, कि मुझे BSc के बाद MSc करनी है। लेकिन बीच में मुझे उतना मतलब मिल नहीं पाया जितना मैंने सोचा था, उतना इंटरेस्ट आया नहीं BSc में। तो और उसी तरफ मैं फिर SSC में आ गया, तो BSc तो फिर छूट गई उसके साथ में। अब मुझे थोड़ा बताइए, जो गांव वाला जो बैकग्राउंड होता है बच्चों का, उसमें अंग्रेजी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसा फील करते हैं। जो गांव में से आते हैं उन बच्चों को लगता है कि अगर सबसे बड़ी चुनौती है तो वो भाषा है और वो अंग्रेजी है। आपके लिए वो कितनी बड़ी चुनौती थी, अगर थी तो, और अगर नहीं थी तो क्यों? इंग्लिश तो जी मेरी पहले से ही थोड़ी ठीक है, क्योंकि जो मेरे पापा जी जो टीचर हैं वो इंग्लिश ही पढ़ाते हैं, तो उन्होंने बचपन से पढ़ाया है। तो टेंसेस वगैरह की नॉलेज तो 8th क्लास तक हो गई थी मुझे अच्छे से। और मैं 8th तक हिंदी मीडियम से ही पढ़ा हूँ, और फिर मैंने 9th में स्विच किया था अपना इंग्लिश मीडियम में। तो उस टाइम भी मुझे कोई खास दिक्कत आई नहीं थी उसमें, क्योंकि जो बेसिक इंग्लिश होती है वो पहले से ही काफ़ी अच्छी है। तो आपने कहा कि मेरा अंग्रेजी का जो पोर्शन था वो ठीक था, आप उसमें जो है कहीं जो है कमज़ोर खुद को महसूस नहीं करते। अब मैं वहीं आ जाता हूँ कि आपने कहा मेरे पापा एक टीचर हैं, तो क्या इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है कि अगर आप टीचिंग फैकल्टी के परिवार से हैं तो आप कहीं ना कहीं शुरू से ही उस दिशा में होते हैं जो दिशा ज़्यादातर सफलता की तरफ ले जाती है? डू यू थिंक कि फैमिली बहुत बड़ा मैटर होती है आपकी सफलता में, और अगर होती है तो कैसे, और आपका परिवार आपकी सफलता में कितना रोल रखता है? सर फैमिली का तो काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। एक तो जो टीचर की फैमिली होती है ना, उसमें डिसिप्लिन सबसे बड़ी चीज़ होती है। हम देखते हैं कि कोई भी अगर आप काम कर रहे हो तो सही तरीके से होना चाहिए। अगर हमें खेलना भी है तो खेलने के लिए प्रॉपर टाइम है, ऐसा नहीं है कि आप पूरे दिन खेल रहे हो।
पढ़ना है तो भी उसका प्रॉपर टाइम है, सारी फैसिलिटीज़ हैं, और एक मोरल सपोर्ट भी मिलता है। मतलब अगर मुझे मान लिया कोई डाउट्स आते हैं, वो पापा जी टीचर हैं तो वो इजीली सोल्व कर सकते हैं, उन्हें तो कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता उसके लिए भी। बहुत सारी सुविधाएं आपके यहाँ जो है शाश्वत रूप से हैं, तो ये अच्छी बात है। अब मुझे थोड़ा बताइए, जब हम बाहर पढ़ते हैं तो एक फाइनेंशियल जो स्ट्रक्चर है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आप बाहर रहे हैं, आपने बाहर पढ़ाई की है, तो कितना बर्डन हर महीने परिवार पर आता होगा। और वो जो बच्चे नए देख रहे हैं जिनके लिए दिल्ली में जाना या पढ़ना या बाहर रहना बहुत मुश्किल है, उन्हें आप कुछ बताइए, कम से कम कितने में आप महीना मैनेज करते थे अपने लिए? जी, जब दिल्ली में रहता था मैं, तो मैं एक पेइंग गेस्ट था, मतलब पीजी में रहता था मैं, और वहाँ पे उस पीजी का जो रेंट था वो 6,000 था महीने का। और पापा जी मतलब गांव में पढ़ाते हैं तो इतनी उनकी सैलरी खास कुछ है नहीं कि अच्छे रहे, तो मतलब ऐसे जो मैनेज कर पाए हम, उसके लिए मेरी मम्मी जी भी होम ट्यूशन्स देती हैं। मेरी छोटी बहन है, वो भी ट्यूशन्स पढ़ाती है। तो आपने अभी बताया कि आप पीजी में रहते थे, और आपने ये भी कहा कि 6,000 रुपये के करीब आपकी कॉस्ट पड़ती होगी। तो जहाँ तक मैंने देखा है, बात होती है स्टूडेंट से, तो वो 10, 12, 15 हज़ार रुपये नॉर्मल खर्चा बताते हैं। आपने कैसे मैनेज किया कि 6,000 में सारा काम हो जाए? और वो कौन सा पीजी है जो 6,000 में आपको सारी सुविधाएं दे रहा है? जी सर, रेंट का जो है ये तो दिल्ली में लोकेशन के पे डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में रहते हैं। तो मेरा कॉलेज तो साउथ दिल्ली में था, तो उधर कॉलेज के पास ही एक स्पेसिफिक एरिया था गोविंदपुरी नाम से, जहाँ पे ये बहुत सारी पीजी अवेलेबल हैं। आप कह रहे हैं कि साउथ दिल्ली में कुछ रेंट कम है? हाँ जी, थोड़ा सा मुझे कम लगा। अगर हम मेन कालकाजी में रहेंगे, मेन कालकाजी में, तो वहाँ पे तो 8,000 10,000 तक आपका रूम ही मिलेगा। लेकिन गोविंदपुरी जो है वो स्पेसिफिक एरिया है मीडियम परिवार के जो बच्चे हैं उनके लिए। आप मुझे थोड़ा बताइए एसएससी के सिलेबस के बारे में। ये तो ठीक है कि बहुत सारा उपलब्ध है नेट पर, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूँगा कि जो नए बच्चे हैं जो पहली बार एसएससी के लिए तैयारी करना चाहते हैं या जो सिलेबस के बारे में समझना चाहते हैं, वो किन चीज़ों पर ध्यान दें, उसका सिलेबस के बारे में अगर हम थोड़ा सा आप हमें गाइड करें। जी, अगर CHSL की बात करूँ मैं, तो इसमें सर 4 सब्जेक्ट्स आते हैं हमारे, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और GS। और चारों सब्जेक्ट्स का ही एकदम बराबर वेटेज रहता है इसमें, 25 क्वेश्चंस ईच, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। तो टोटल 50 मार्क्स का एक सब्जेक्ट हो गया और 200 का टोटल हो गया वो। इसमें अगर CHSL में देखें तो हम इसमें आगे मेंस का एग्ज़ाम नहीं होता, तो इसमें चारों ही सब्जेक्ट्स को आपको बराबर लेके चलना पड़ेगा। इसलिए बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि जब हम CGL की तैयारी करते हैं तो CGL में मेंस में इंग्लिश और मैथ रहता है, तो उसकी तैयारी में स्टार्टिंग से हमें इंग्लिश और मैथ पे एक्स्ट्रा जोर देना पड़ेगा। लेकिन CHSL में चारों बराबर ही रहते हैं, तो चारों पे बराबर फोकस करना पड़ेगा। आजकल एक लिखित परीक्षा होने लगी है जिसे डिस्क्रिप्टिव पेपर बोलते हैं CHSL के लिए। तो जब आप डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखते हैं, कुछ विस्तृत रूप से लिखते हैं, तो किस तरह बच्चे को अपने मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए? क्योंकि ये तो सही है कि हमने ऑब्जेक्टिव टाइप में पेपर में अच्छा स्कोर कर दिया, लेकिन ये भी जरूरी है कि जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसे भी हम अच्छे से कर पाएं। कोई ऐसे फॉर्मूले हैं आपके पास, कोई ऐसा मंत्र है जो आप देना चाहें मैसेज नए बच्चों के लिए, कैसे वो डिस्क्रिप्टिव पेपर को ले सकते हैं? जी, डिस्क्रिप्टिव में सबसे बड़ा मंत्र है तो जी सिंपल लैंग्वेज आपकी। मतलब जो भी आपको आता है, जो भी टॉपिक पूछा है, आप उसके बारे में थोड़ी देर बैठ कर सोचेंगे, वहाँ पे 5 मिनट एक रूपरेखा तैयार करेंगे कि मुझे प्रस्तावना में ये लिखना है, बॉडी में ये लिखना है और कंक्लूजन में ये लिखना है। उसके बाद ध्यान देना ये है कि अगर कोई भी जनरल टॉपिक पूछा है आपसे, तो ना तो आपको ज़्यादा उसकी अच्छाइयाँ गिनानी है और ना ही एकदम नेगेटिव में जाना है। एकदम अगर बैलेंस्ड अप्रोच रखोगे आप, तो इन्विजिलेटर को भी लगेगा कि हाँ, बंदे को दोनों तरह की नॉलेज है। सही बात है। एक जो विषय है उसका कहीं ना कहीं ऐसा रूप आपको तैयार करना है जो फेयर भी लगे, स्क्वायर भी लगे। चलिए, मैं अब ये पूछता हूँ कि जैसे आपने पढ़ाई दिल्ली में रहकर की है, तो डू यू थिंक कि कोचिंग बहुत आवश्यक पार्ट हो जाती है अगर हमें परीक्षाओं को क्रैक करना है, या फिर वो पर्सन टू पर्सन वेराई करती है? सर बिल्कुल पर्सन टू पर्सन वेरी करता है इसमें। तो देखिए, अगर आपको पता नहीं चल रहा कि आप कोचिंग लें या नहीं लें, तो आप एक काम करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर का पेपर है CHSL का, एक पेपर उठा के देखेंगे आप और उसको सोल्व करेंगे। अगर 200 में से आपका स्कोर 100 भी आ गया तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं चल रहा कि उसमें क्या पूछ रहा है, या फिर आपके बेसिक्स पहले से ही बहुत कमज़ोर हैं, तो फिर मैं सर सजेस्ट करूंगा कि आपको कोचिंग लेनी चाहिए उसके लिए। ठीक है, आपने कोचिंग की है? हाँ जी, मैंने कोचिंग की। कहाँ से? मैंने सर ऑफलाइन की थी पैरामाउंट से, पैरामाउंट कोचिंग से मुखर्जी नगर में, और ऑनलाइन मैंने ली थी अमन वशिष्ठ सर से इंग्लिश की, और मैथ्स के लिए रेमो सर से।
तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर बच्चा कहीं ना कहीं गाइडेंस में थोड़ी कमी पा रहा है, मार्गदर्शन में थोड़ी कमी पा रहा है, तो वो कोचिंग का रुख कर सकता है, और अगर उसे लगे कि वो खुद कर सकता है तो वो उसका पर्सनल मैटर है। मुझे बताइए कितना पढ़ते थे आप, और आपका शेड्यूल क्या होता था पढ़ने का? सर शेड्यूल में मेरा ऐसा रहता था कि मैं कोशिश करता था कि चारों सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करूँ डेली। बहुत से लोग इसमें ऐसा करते हैं कि जीएस को नहीं पढ़ पाते, वो जीएस को साइड लाइन कर देते हैं, लेकिन अभी सिलेक्शन में मेन रोल जीएस का भी रहता है। तो मेरा तो ये रहता था कि इंग्लिश जैसे मेरी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग थी पहले से, तो इंग्लिश का जो वेटेज था वो कम रखता था मैं, कि जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए या फिर थोड़ी वो क्या याद कर ली। मैथ्स और जीएस और रीजनिंग इन तीनों का बराबर रखता था मैं, और लगभग 6 से 8 घंटे मेरी डेली की पढ़ाई रहती थी इसकी। 6 से 8 घंटे आप लगातार पढ़े हुए हैं, तो ये घड़ी देखकर होता था या फिर ये था कि आपने कुछ डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे इतना काम आज करना है, उतना आप करते थे? मतलब आपने घंटे चुने हैं या काम चुना है? जी मैंने ऐसे तो काम ही चुना है, मतलब काम ही चुना है। अगर मैं देखूं तो एक चैप्टर मेरा कितनी देर में कवर हो जाएगा, उसके हिसाब से मैं उतना ही टारगेट रखता था कि कितनी देर में हो जाए। ठीक बात है। अच्छा, मुझे थोड़ा ये बता सकते हैं कि आपने कहा मेरा अंग्रेजी अच्छा था, मेरे वो पार्ट बहुत ठीक था, तो जरूरी नहीं है कि सारे पार्ट ठीक हों। कोई ऐसा पार्ट है जिसे आपको लगता हो कि भाई ये मेरा कमजोर रहा, इस पर मैंने ज़्यादा फोकस किया या मुझे करना चाहिए? जीके वाला पार्ट जो था वो मोस्टली सभी बच्चों को प्रॉब्लम करता है, मेरा भी वही था सेम, कि जीके में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी स्टार्टिंग में। तो जीके में आपको समस्याएं आई हैं। हाँ जी। खैर, रीजनिंग और मैथ के बारे में आप कुछ बताना चाहें हमें? रीजनिंग सर जो मुझे पढ़ाई गई थी वहाँ पे पैरामाउंट में, उसके अलावा मैंने बस प्रीवियस ईयर किया है, मुझे उसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं पड़ी अलग से पढ़ने की। और मैथ्स में भी वहाँ से बुक मिलती है जो बेसिक वाली प्री की, वो मैंने बुक लगाई थी, और उसके बाद फिर सर से पढ़ा था और सेल्फ प्रैक्टिस फिर तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। आप अंत में मुझे इतना बताइए कि जो हमारे बच्चे हैं, जो नई जनरेशन अब कहीं ना कहीं तैयारी करने का मन बना रही है या तैयारी कर भी रही है, उसके लिए आपका या उनके लिए आपका क्या संदेश होगा, क्या मैसेज होगा? वो अपनी तैयारी को किस तरह से मैनेज करें और कैसे पॉजिटिव रहें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबको सफलता एक साथ मिल जाए, समय लगता है। आप कोई मैसेज छोड़ना चाहें बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए? जी सबसे पहली बात तो ये है, जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं लोग, वो एक बार सिलेबस को अच्छे से देख लें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अभी ऐसा हो रहा है कि बच्चों को सिलेबस का आइडिया रहता नहीं है और तैयारी करते हैं वो। तो पहले ही दिन आपको क्या करना है कि सिलेबस अपना एकदम रट लेना है वो, कि ये चीज़ें पूछी जाती हैं, और उसको बैक करना है फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो उसको साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहो, तो आपको इससे 2 फायदे होंगे। एक तो चैप्टर का पता चल जाएगा पूरा, और एक आप जहाँ से पढ़ रहे हो आपका सोर्स, उसका भी वेरीफाई हो जाएगा कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो पा रहे हैं या फिर नहीं हो पा रहे। अगर हो पा रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं हो पा रहे हैं तो फिर आपको सोर्स चेंज करना पड़ेगा अपना। बहुत अच्छी बात है। मैं अंत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी एसएससी का बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, तो आप शायद ज़्यादा अच्छे से उस सवाल का आंसर कर पाएँ। कैसे मोटिवेट रख पाए बच्चा खुद को इतनी लंबी प्रक्रिया में? कहीं ना कहीं सालों 3-3, 4-4 साल लग रहे हैं जो एग्ज़ाम का रिजल्ट फाइनल आने में है। हाउ टू मोटिवेट योर सेल्फ इस दौरान जो प्रक्रिया है 3-4 साल में? सर इसमें यह है कि अगर हम ऐसे ही मतलब देखेंगे टाइम को, टाइम तो इसमें लगेगा। मतलब मैं तो जब स्टार्ट किया था मैंने, मुझे पता था कि 2-3 साल तो इसमें लगेंगे, क्योंकि 2017 का आपको पहले ही माइंड मेकअप कर लेना है कि भाई समय लगेगा, कि भाई 2-3 साल तो आपके जाने ही हैं। 1 साल में तो आप अच्छे से सिलेबस ही कवर कर पाओगे अगर आपके बेसिक्स ठीक नहीं है तो। उसके बाद फिर आप एग्जाम दोगे, हो सकता है कि पहली बार में नहीं निकले, लेकिन ये होता है ना, आपने पहली बार दे दिया तो आपको अपनी गलतियां अच्छे से पता चल जाएंगी कि मुझे क्या नहीं करना था। वो चीज़ें आप अगर अवॉइड करोगे तो फिर जल्दी ही आपको सेल्फ एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। खैर, आपने हमसे बात की है, इतना समय निकाला है आदित्य ठाकुर जी, तो मैं आपका आभार भी प्रकट करता हूं। और हमारी जो नई जनरेशन है, अगर उसे एक भी पॉइंट अपने लिए मिला होगा इस साक्षात्कार से तो हमें खुशी होगी। आपके कोई सवाल हैं जो आप आदित्य जी से पूछना चाहते हैं, या इससे पहले जो हमारे साथ लोग रहे हैं जिन्होंने परीक्षाओं को क्रैक किया है, उनसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें लिख सकते हैं। अभी के लिए मैं सूर्यांश यादव आदित्य भाई का एक बार फिर धन्यवाद करते हुए आप सभी से जो है इजाज़त ले रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।